नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज मैथन क्लास 2 में। आज से पहले आपकी एक मैथन क्लास हो चुकी थी, जिसमें हमने अपने पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को पूरा कंप्लीट किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपका ये ट्रिपल सी एग्जाम फरवरी माह में होना था, उसकी एग्जाम डेट पोस्टपोन हो चुकी है और अब आपका ट्रिपल सी एग्जाम मार्च महीने में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। उससे पहले हम अपना सिलेबस जान लेते हैं। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो के बाद वो पिछली क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को पूरा कंप्लीट किया था। आप यहाँ पर चैप्टरों के नाम देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जो हमारे पहले चैप्टर के क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर 2 है, उसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन जानने से पहले हम थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा डीओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा डीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखेंगे, डीओएस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके फाउंडर कौन है? तो टिम पेस्टन इसके फाउंडर हैं। और इनकी कंपनी कौन सी है? तो डीओएस किस कंपनी का है? तो वह आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। और इसका आविष्कार कब हुआ था? तो सन 1981 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। आपको ये सारे पॉइंट याद रखते चलने हैं, क्योंकि कोई सा भी आपसे पॉइंट उसमें पूछ सकता है। अगला पॉइंट हमारा विंडोज है, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आप किसी भी कंप्यूटर पर देखेंगे तो आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। आप किसी भी कंप्यूटर चला रहे हैं तो कम से कम उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है। यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह कंप्यूटर एक हिसाब से बेकार माना जाता है। तो विंडो विंडो क्या है? विंडो हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको बिल गेट्स इसके फाउंडर हैं। कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। और जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो कब रिलीज हुई थी, जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था, यह हुआ था 1985 में। अगला है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा लाइनेक्स है। लाइनेक्स के बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके फाउंडर हैं लाइनस टोरवाल्ड। याद रखेंगे, जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका आविष्कार किसके द्वारा? तो लाइनस टोरवाल्ड द्वारा किया गया था सन 1991 ईस्वी में। और यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिक्स से। यूनिक्स क्या है? तो यूनिक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके फाउंडर कौन है? तो याद रखेंगे, केन थॉम्पसन हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर हैं। और जो केन थॉम्पसन और डेनिस रिची, ये दोनों नाम आपको मिल सकते हैं। तो आपको दोनों को याद रखना है। आखिर इसको किस कंपनी द्वारा? तो AT&T बेल लैब्स द्वारा इसको बनाया गया। कब बनाया गया? तो सन 1969 ईस्वी में इसको बनाया गया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला हमारा मैक ओएस। जो मैक ओएस है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको किसके द्वारा बनाया गया? कौन सी कंपनी द्वारा? तो एप्पल INC द्वारा इसको बनाया गया। फाउंडर है इसके, वो है स्टीव जॉब्स। और ये पहली रिलीज हुई थी सन 1984 में। अगला है आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके मोबाइल में है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आखिर इसके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर हैं एंडी रोबिन। कंपनी कौन सी है? गूगल। और रिलीज हुआ था सन 2008 में। अगला है हमारा क्वेश्चन iOS। iOS का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके आईफोन आते हैं उनमें हमारा iOS होता है। इसको किस कंपनी द्वारा? तो एप्पल INC द्वारा। और रिलीज हुआ था 2007 में। जो मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं, सातों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको सबके बारे में अच्छे से याद रखना है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, फाउंडर, कंपनी और किसके द्वारा इसको जारी किया गया था, आविष्कारक कौन है, ये कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप यहाँ पर सारे पॉइंट जैसे एग्जाम में पूछ जाते हैं, आप इन 4 नाम जो आपके सामने है। पहला आपका विंडो, बिल गेट्स 1985, लाइनक्स टोरवाल्ड 1991, यूनिक्स थॉमसन प्लस रिची डेनिस रिची 1969 में, एंड्रॉयड एंडी रोबिन 2008 में। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। सारे पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। आपकी एग्जाम में किसी भी प्रकार क्वेश्चन आएगा और आप उसका हल कर पाएंगे। काफ़ी साथियों को ये भी डाउट था, पहले तो हमारा जनवरी में होना था, अब फरवरी में होना था, लेकिन अब कब हो रहा है? अब हमारा एग्जाम मार्च में हो रहा है। तो बहुत सारे साथियों को ये डाउट था कि सर, हमारा जो एग्जाम जनवरी में हमने फॉर्म भरा था, हमारा एग्जाम मार्च में होना था, क्या वो भी पोस्टपोन हुआ है? तो नहीं। यदि आपने अपना ट्रिपल सी फॉर्म जनवरी माह में ही भरा है, तो भी आपका एग्जाम कब होगा? तो भी आपका एग्जाम मार्च महीने में होगा। तो आप किन किन साथियों का एग्जाम मार्च में होने वाला है? जिन साथियों का ट्रिपल सी का फॉर्म नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में भरा है, तो उन सभी के पेपर हमारे कब होने वाले हैं? तो 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपके एग्जाम होने वाले हैं।
आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। आप इस महीने में अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मेरे द्वारा लिखी गई ई-बुक है। इसमें प्रत्येक चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, थ्योरी भी मिलेगी आपको और उसमें साथ-साथ आपको फुल फॉर्म, शॉर्टकट की, इम्पोर्टेंट पॉइंट और बाद में 2 मॉडल पेपर हैं, जिसका प्राइस केवल 49 है। यदि आप इस ई-बुक को लेना चाहते हैं और आपने नहीं खरीदी है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस ई-बुक को मेरे द्वारा खुद लिखा गया है, अच्छे से लिखा है। आपके प्रत्येक चैप्टर जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, सारे चैप्टर हैं, तो आप इस ई-बुक को खरीद सकते हैं। आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और आपके पास स्कैनर रहेगा। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं, तो आपके पास वो पीडीएफ पहुंच जाएगा, जिसमें लगभग आपके 220 प्लस पेज हैं। यदि आप उस पीडीएफ को पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, तो आपको सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में आपकी यहाँ पर डेली क्लास चलती है। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरफेस और हार्डवेयर कंट्रोल का सही संबंध क्या है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस, हार्डवेयर कंट्रोल है, इसका सही संबंध क्या है। तो याद रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस बनाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएं। कर्नेल, मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस कंट्रोल आपस में किससे जुड़े होते हैं। जो हमारा कर्नेल हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस कंट्रोल हो गया, आपस में ये जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, तो याद रखेंगे, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भाग से जुड़े होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भाग से जुड़े होते हैं, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेल, कमांड और इंटरप्रेटर और यूजर इंटरेक्शन का सही संयोजन क्या है। जो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेंथी क्वेश्चन पूछेगा, इजी पूछेगा, सब आपसे बनेंगे, बस आपको क्लास को अच्छे से पूरा देखना है। सेल, कमांड, इंटरप्रेटर और यूजर इंटरेक्शन का सही संयोजन क्या है, तो याद रखेंगे, जो हमारा सेल, कमांड, इंटरप्रेटर और यूजर इंटरेक्शन है, इसका सही आंसर है, सही संयोजन है, कर्नेल, सेल और यूजर के बीच इंटरफेस करना। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। आपको एक क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आपको क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है। और यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। यूनिक्स और लाइनेक्स और मल्टी यूजर कैपेबिलिटी का निष्कर्ष क्या है, इसका सही निष्कर्ष क्या है। तो याद रखेंगे, जो हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स और यूनिक्स दोनों ही हमारे मल्टी यूजर हैं। लाइनक्स और यूनिक्स दोनों ही हमारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टी यूजर रिसोर्स शेयरिंग और टाइम शेयरिंग किस ऑपरेटिंग फीचर्स जुड़े हुए हैं। तो याद रखेंगे, जो हमारा मल्टी यूजर है और रिसोर्स शेयरिंग है और टाइम शेयरिंग किस ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग, सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोसेस मैनेजमेंट का सही संबंध क्या है। तो इन सभी का सही संबंध होता है एक समय में कई टास्क एग्जीक्यूट करना। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई और एज ऑफ यूज किसके लिए जाना जाता है। जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एज ऑफ यूज है, आखिर ये किसके लिए जाना जाता है। तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए जाना जाता है, जो आपके जीयूआई की फुल फॉर्म होती है। ग्राफिक्स के लिए किसका प्रयोग होता है, उस प्रकार से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लाइनक्स। जो लाइनक्स है वह हमारे एक ओपन सोर्स है। आप इसको क्वेश्चन में पढ़ कर आए हैं शुरू में थ्योरी में। लाइनक्स ओपन सोर्स और कम्युनिटी सपोर्ट का सही निष्कर्ष क्या है। तो याद रखेंगे, लाइनक्स क्या है, लाइनक्स हमारे एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है, हमारे एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका आविष्कार लाइनक्स टोरवाल्ड द्वारा 1991 ईस्वी में किया गया। उबंटू, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो याद रखेंगे, हमारा जो उबंटू लाइनक्स का पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उबंटू है वह हमारा लाइनक्स का पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेबिलिटी और सर्वर यूजेज का सही संयोजन क्या है। तो इसका सही संयोजन होता है, यूनिक्स सर्वर एनवायरनमेंट में पॉपुलर है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कर्नेल और सेल में मुख्य अंतर क्या होता है। जो कर्नेल और सेल होती है, आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो याद रखेंगे, कर्नेल और सेल में
मुख्य अंतर होता है जो सेल होती है वो यूजर के लिए इंटैक्ट होता है, जबकि जो कर्नेल होता है वह आपका हार्डवेयर से इंटैक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है CLI। CLI सेल कमांड और यूनिक्स लाइनक्स का सही संबंध क्या है? तो आपको इन संबंध के बारे में पता होना चाहिए। तो CLI और आपका सेल कमांड और यूनिक्स लाइनक्स सही संबंध क्या होता है? तो लाइनक्स जो होता है, लाइनक्स और यूनिक्स CLI में सेल के माध्यम से प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी और यूजर अकाउंट का महत्व क्यों है? जो हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी और यूजर अकाउंट का महत्व क्यों है? याद रखेंगे अलग अलग यूजर के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसे आपको यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की गई तो आप देखेंगे कि जहाँ पर हमारा सुरक्षित होगा तो जब आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपको किसी न किसी प्रकार से उसका आंसर लगाना है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसका आंसर लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का सही उदाहरण कौन सा है? मतलब कहने का जिस पर सिर्फ एक ही यूजर काम कर सके लेकिन काम एक से अधिक कर सके, आखिर उसका सही उदाहरण कौन सा है? तो आप कहेंगे जो हमारा विंडो 10 है इसमें एक यूजर अलग अलग काम कर सकता है। मल्टीटास्क मतलब होता है अलग अलग काम। यदि यहाँ पर मल्टी यूजर लिखा होता है तो एक से अधिक कार्य करता है, मतलब एक से अधिक यूजर। लेकिन यहाँ पर सिंगल यूजर, जैसे आपका डेस्कटॉप लैपटॉप है आप इसमें एक ही यूजर काम कर सकता है। जैसे आप उसमें एमएस वर्ड भी चला रहे हैं, एक्सेल भी चला रहे हैं, पावर पॉइंट भी चला रहे हैं और गूगल क्रोम भी चला रहे हैं, तो आप काफ़ी टास्क उसमें चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एमएस डॉस कमांड बेस्ड और सिंगल टास्किंग का सही संयोजन कौन है? जो हमारा एमएस डॉस का कौन सा है? कंपू कमांड बेस्ड और सिंगल टास्किंग का सही संयोजन कौन सा है? तो वो है आपका ओल्ड जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य कौन सा नहीं होता है? तो सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो इसमें से कौन सा कार्य नहीं है? नहीं वाले भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको 3 सही ऑप्शन देखने हैं और एक चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो गलत होगा। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका कार्य होता है मेमोरी को मैनेजमेंट करना, तो बिल्कुल मेमोरी मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को भी मैनेजमेंट करेगा। डॉक्यूमेंट टाइपिंग, क्या यह डॉक्यूमेंट टाइपिंग करता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, जबकि फाइल मैनेजमेंट इसका काम होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। पूछा गया था कौन सा कार्य नहीं है? काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, उन्होंने पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य कौन सा है? उन्होंने ऑप्शन नहीं देखा मेमोरी मैनेजमेंट, या बी ऑप्शन देखा फाइल प्रोसेस मैनेजमेंट, या आप उन्होंने डी ऑप्शन देखा फाइल मैनेजमेंट। कोई एक ऑप्शन लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर को टिक करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और डेटा ऑर्गेनाइजेशन किससे जुड़े होते हैं? तो याद रखेंगे ये हमारे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको ट्रिपल से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको सबसे पहले दिया जाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को सभी साथियों में शेयर कर लें। और जैसे मैंने आपको ई बुक के बारे में बताया है, तो यदि अभी तक आपने ई बुक को नहीं खरीदा है तो आप ई बुक को खरीद सकते हैं ओनली 49 रुपये में। पूछा गया है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU शेड्यूलिंग का सही उद्देश्य क्या है? आखिर जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू शेड्यूलिंग है, आखिर इसका सही उद्देश्य क्या है? इसका सही उद्देश्य होता है सभी यूजर को सीपीयू टाइम देना, सभी यूजर को सीपीयू टाइम देना। ये हमारे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू शेड्यूलिंग का सही उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और इमीडिएट रिस्पांस का सही उदाहरण क्या है? जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और इमीडिएट रिस्पांस है, इसका सही उदाहरण कौन सा है? इसका सही उदाहरण है आपका वॉशिंग मशीन कंट्रोलर। जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है कंट्रोलर, वो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में CLI और GUI में मुख्य अंतर क्या होता है? जो हमारा CLI होता है और GUI होता है, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। तो इनका अंतर क्या होता है? तो याद रखेंगे जो हमारा GUI होता है ये हमारा ग्राफिक्स पर आधारित होता है,
GUI आइकन पर आधारित होते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21। लाइनेक्स और यूनिक्स के बीच समानता क्या? जो लाइनेक्स और यूनिक्स है, आखिर इन दोनों के बीच क्या समानता है? तो याद रखेंगे जो लाइनेक्स और यूनिक्स है, दोनों ही ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। दोनों में समानता पूछी गई है, तो ये आपको तय याद रखना है। जो लाइनेक्स है, लाइनेक्स भी हमारा मल्टी यूजर है, यूनिक्स मल्टी यूजर है, लाइनेक्स मल्टीटास्किंग है और यूनिक्स भी हमारा मल्टीटास्किंग है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टीटास्किंग है? आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पर आपको जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विंडो कर्नेल और लाइनक्स कर्नेल का सही तथ्य क्या है? तो आप देखेंगे एक क्वेश्चन में आपको दो दो पॉइंट मिल रहे हैं, तो मैंने यदि मैं यही क्वेश्चन चाहता तो मैं आपको 100 क्वेश्चन दे देता। जैसे आपको 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हो जाते, लेकिन हमें क्वेश्चन की संख्या नहीं बढ़ानी है। हमें मेन चीज़ होता है कि हमें कितने ज़्यादा क्वेश्चन कम क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ जाते हैं। विंडो कर्नेल और लाइनक्स कर्नेल का सही तथ्य क्या है? तो याद रखेंगे ये दोनों ही हमारे प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिनके लिए हमें पेड एआर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सेल स्क्रिप्ट और ऑटोमेशन का सही संबंध क्या है? जो हमारी सेल स्क्रिप्ट और ऑटोमेशन है, इसका संबंध क्या होता है? तो इसका संबंध होता है ऑप्शन नंबर बी, रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेट करती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही आंसर होगा। जो मैंने आपको शुरू में 7 पॉइंट बताए थे, वो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है, फाउंडर पूछ जाते हैं और सन पूछ जाते हैं, और जो क्वेश्चन आप जो 40 क्वेश्चन कर लेंगे, पूरे 50 क्वेश्चन, तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं। पूछा गया अगले क्वेश्चन में उबंटू डेस्कटॉप लाइनक्स और बिगनर फ्रेंडली का उदाहरण क्या है? तो याद रखेंगे आपके स्ट्रॉन्ग GUI और लाइनक्स बेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर क्यों कहा जाता है? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आखिर इसको रिसोर्स मैनेजर क्यों कहा जाता है? तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट मैनेज करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर इसलिए कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का अर्थ क्या होता है? इसका सर्च होता है CPU का टास्क बदलना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य दोष क्या है? तो आखिर उसको मुख्य दोष या कमी कह सकते हैं। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य दोष क्या है? तो याद रखेंगे यह आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं करता। जैसे कि आपका एक होता है RTGS पेमेंट में आपने देखा होगा, और वो दूसरा होता है नेफ्ट, NEFT, जिसमें आप यदि आप RTGS के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं तो आपका रियल टाइम में होता है, जबकि नेफ्ट के माध्यम से करते हैं तो वो आपका बैच प्रोसेसिंग होता है, लगभग उसमें 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी आपका कार्य करता है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होने पर सबसे पहले क्या लोड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट होता है तो सबसे पहले क्या लोड होता है? तो सबसे पहले हमारे कर्नेल को लोड करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। कर्नेल पैनिक शब्द किससे जुड़ा? जो कर्नेल पैनिक शब्द है, आखिर ये किससे जुड़ा है? तो याद रखेंगे जो हमारा कर्नेल पैनिक शब्द है, ये हमारा कर्नेल लेवल एरर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। विंडो, लाइनक्स और यूनिक्स तीनों में कमांड फीचर क्या है? तो जो हमारा विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, तीनों में जो कॉमन फीचर है वो क्या है? तो इन तीनों में कॉमन फीचर यही है कि जो आपका फाइल मैनेजमेंट है, ये तीनों में कॉमन फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अब देखेंगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं, लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आपके आएंगे, वो आएंगे 4 ऑप्शन वाले, और 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ जिसमें आपके 2 ऑप्शन होंगे, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 प्रकार से आते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, पूरे 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इन बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर उपयोगी नहीं होता है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर उपयोगी नहीं होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कर्नेल यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है? तो आप कहेंगे नहीं, कर्नेल यूजर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता। लाइनक्स एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लाइनक्स है हमारा, इसका आविष्कार लाइनस टोरवाल्ड द्वारा सन 1991 ईस्वी में किया गया था,
और यह एक प्रकार का मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सॉरी ऑप्शन का होगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो जो हमारा उबंटू है क्या है विंडो का वर्जन है? तो आप कहेंगे नहीं, जो हमारा उबंटू है वह हमारा लाइनक्स का वर्जन है, ना कि विंडो का, इसलिए आपका आंसर होगा गलत। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सेल यूजर कमांड को कर्नेल तक पहुंचाता है। जो सेल है वो यूजर कमांड को कर्नेल तक पहुंचाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? जो विंडो है वह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आप कहेंगे नहीं, वह एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक प्रोग्राम चलता है। जब मल्टीटास्क नाम दिया गया है तो मल्टीटास्क मतलब एक से अधिक कार्य हो रहे हैं, तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा गलत। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर एनवायरनमेंट में वाइडली यूज्ड है, तो इसका आंसर होगा आपका सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है CLI कमांड लाइन इंटरफेस, जो आपकी कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग लाइनक्स यूनिक्स में अधिक किया जाता है, तो इसका आंसर भी आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम CPU मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना होता है, तो इसका आंसर भी आपका होगा ट्रू। अब यहाँ से आपको जो 10 क्वेश्चन है वो फिर से आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, 4 ऑप्शन वाले। पूछा गया है किसी फाइल को स्थायी रूप से, जो कि क्वेश्चन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका फाइल मैनेजमेंट भी आ जाता है, ये 10 क्वेश्चन आपके फाइल मैनेजमेंट से है। किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने, जो आपका किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने, रिसाइकिल में जाए बिना डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है? वो आपके रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आप किसी फाइल फोल्डर पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फाइल को डिलीट कर देंगे, तो वो आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया है यदि आप फाइल को डिलीट करते हैं लेकिन वो हमारी रिसाइकिल बिन में नहीं जानी चाहिए, तो आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? यदि आप किसी फाइल को हटाते हैं और उसको रिसाइकिल बिन में नहीं जाना है, परमानेंटली हटाना है, उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। जैसे आपने कोई फोल्डर है और डिलीट बटन प्रेस किया, तो ये आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, जो आपकी बाल्टी टाइप में होती है उसमें चली जाएगी। यदि आप शिफ्ट के माध्यम से डिलीट करते हैं, वो फाइल आपकी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल की प्रॉपर्टी देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें किसी फाइल की प्रॉपर्टी देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी के माध्यम से देख सकते हैं, और आप आल्ट प्लस एंटर के माध्यम से भी उसकी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। जो आपका NTFS होता है फाइल सिस्टम में, फाइल सुरक्षा किस आधार पर दी जाती है? जो आपका NTFS होता है इसमें फाइल सिस्टम में फाइल सुरक्षा किस आधार पर दी जाती है? तो वो आपके यूजर परमिशन के आधार पर दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर। एक फ़ोल्डर के अंदर मौजूदा सभी फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जहाँ पर सभी की बात आ जाए, सभी को सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पर हम कंट्रोल+A का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसी फाइल का एक्सटेंशन किसी फाइल का एक्सटेंशन छुपा होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो आखिर कारण ये होता है कि सिक्योरिटी को बढ़ाना। जैसे एक्सटेंशन पता नहीं चलेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा ये फाइल हमारी किसकी है। यदि एक्सटेंशन नाम छुपा हुआ है तो मतलब वो आपकी फाइल हाइड है, और हाइड होने के माध्यम से आपको ये पता नहीं चलेगा ये फाइल हमारी किस चीज़ की है। सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। विंडो में जो आपकी विंडो है, हिडन फाइल को देखने के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है? जो विंडो में जैसे आप कुछ फाइल को हिडन कर देते हैं, जिसको सिर्फ आप देख सकते हैं, उसमें किसका प्रयोग होता है? तो शो हिडन फाइल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसी फाइल को रीनेम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले आपको पता है राइट क्लिक करेंगे और उसका रीनेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है, तो शॉर्टकट कुंजी होती है F2। F2 के माध्यम से आप रीनेम फाइल को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है FAT32 फाइल सिस्टम में अधिकतम फाइल साइज कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है आपकी 4 GB तक की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यदि किसी फाइल का नाम डेटा बैकअप DOCX है, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? तो इसका एक्सटेंशन होगा, जो पूछा गया था किसी फाइल का जो आपका एक्सटेंशन है वो क्या होगा, तो याद रखेंगे DOCX।
ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फाइल कंप्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो हमारा फाइल कंप्रेशन होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है फाइल के साइज को कम करना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर आएगा वो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होगा, जिससे हम लिब्रे ऑफिस को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो डेली यह क्लास आपकी 11 बजे आती है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी SSC एग्जाम होने वाला है। आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुकी होंगी, तो आपको मैथन क्लास जरूर देख लेनी है और जो पिछली क्लास हुई थी उसको भी देख लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।